इसराइल पर हमास ने हमला किया। हमास कहाँ पर बेस्ड है? गाजा में। और उसके बाद इसराइल के अलग अलग शहरों पर हमले हुए। इसराइल के जिन शहरों पर ज़्यादा हमले हुए इस मैप में वो सब लिस्टेड हैं। गाज़ा के आसपास एक बड़ी सी बाउंड्री है, यहाँ सुरंगें बनाई गई, टनल बनाए गए और वहाँ से गाज़ा के अटैक्स हुए हैं रॉकेट्स के थ्रू भी। और अब जाकर एक रिटेलिएशन इसराइल ने किया जहाँ इसराइल ने गाज़ा के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। वेलकम टू ज्ञान कोश। आइए बात करते हैं आखिर अब कैसे गाज़ा पे अटैक की तैयारी कर रहा है इसराइल, और उस अटैक की तैयारी के लिए जिसके लिए उसने कहा है कि वो पूरी तरह से हमास को निस्तो नाबूद कर देगा, उसके लिए उन्होंने लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा सिपाहियों को भर्ती किया है। 3 लाख रिजर्व आर्मी, एक ऐसी आर्मी जो रिजर्व में थी। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इनमें से किस कंट्री में हिजबुल्लाह नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिव है? गाज़ा, इसराइल, लेबनान या वेस्ट बैंक? अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए देखते हैं आपको कितना पता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है ये, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात याद रखिए, इसराइल एक छोटा सा देश है। इस इजरायली देश के आसपास यहाँ पर गाज़ा की स्ट्रिप, गाज़ा पट्टी जिसे कहते हैं वो है। यहाँ वेस्ट बैंक है जहाँ पर एक पीसफुल सिविलियन गवर्नमेंट रूल करती है। गाज़ा के ऊपर हमास रूल करती है जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाता है। और ऊपर है गोलन हाइट्स जिसके ऊपर अभी इसराइल का कब्जा है, लेकिन इसके ऊपर असल में पहले सीरिया का कब्जा हुआ करता था, सीरिया का पार्ट था ये। तो यहाँ आसपास की 2 कंट्रीज़ सीरिया और ऊपर लेबनान, दोनों में एक्टिव एक तरह से जो हिजबुल्लाह है उसने भी कुछ हद तक अटैक इसराइल पे किए हैं। तो इसराइल पे अभी तक का ये सबसे बड़ा अटैक है पिछले 50 सालों में। और इससे निपटने के लिए जब उसके कई सारे शहर खतरे के घेरे में आ गए, तब इसराइल ने कहा कि वो अब तैयारी करेगा एक पूरे रिटेलिएशन की, जिसने उसने हायर करने स्टार्ट कर दिए अपने उन लोगों को जो एक रिजर्व आर्मी का पार्ट थे। ये जो रिजर्विस्ट हैं, ये लगभग 3,60,000 लोग रिजर्विस्ट हैं जो इजरायली आर्मी ने दोबारा बुलाने स्टार्ट कर दिए हैं और जो उनकी आर्मी की बैकबोन है, जिसके बिना पर वो पूरे के पूरे गाज़ा पर हमला करने की तैयारी करने वाले हैं। असल में इसराइल में मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है। हर व्यक्ति को 2.5 साल तक के लिए आर्मी का पार्ट बनना ज़रूरी होता है। इसे कहते हैं हम कंस्क्रिप्शन, यानी सेना में काम करना मैंडेटरी है। कंस्क्रिप्शन के हिसाब से इसराइल के हर व्यक्ति को, जो कि एक मेल है या फीमेल है, अगर वे ज्यू है, ड्रूज है या किरकैशियन है, 3 एथनिसिटी के हैं, तो उनको 2.5 साल का मैंडेटरी है कि आपको भाई मिलिट्री में सर्विस करनी ही करनी है। तो उससे होता ये है कि उनके लगभग सभी जो नागरिक हैं वो सभी मिलिट्री में ट्रेंड होते हैं। और जब ऐसी स्थिति आई है कि उनके ऊपर 1973 के बाद का लगभग सबसे बड़ा हमला हुआ है, तो इजराइल मिलिट्री ने लगभग 3,60,000 रिजर्विस्ट को बुलाया है कि अब आइए, हमें हमास से लड़ना है और अब हम उसका बदला लेंगे। और उसके लिए, इस ऑफेंसिव के लिए जिन्होंने उन लोगों को बुलाया, वो लगभग सभी तैयार हैं और आने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। और गाज़ा के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन इसराइल ने शुरू कर दिया है। तो इसराइल क्योंकि हमेशा से एक छोटा देश था, जनसंख्या कम थी, तो ये जो नंबर है मिलिट्री का, ये लगभग उसकी पूरी पॉपुलेशन का 4% है। अगर हम इंडिया की पूरी 4% लोगों को मिलिट्री के लिए बुला लेना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? 4 करोड़ या 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की आर्मी बुला लेना 2 हफ्ते के अंदर, कुछ ऐसी बात होती है। तो इतने बड़े प्रोपोर्शन में लोग आने को भी तैयार हो गए हैं और अब वो गाज़ा पर अटैक करने की स्थिति में सीधा आ चुके हैं। और यहाँ तक कि BBC और कई ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि काफ़ी खुल के लोग आ रहे हैं, जिनके खुद भी बच्चे भी हैं। उनको थोड़ा डर ये है कि हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, और क्या हमारे कुछ हो गया तो क्या होगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग ऑफ इसराइल दे आर कमिंग अहेड। और दूसरी बात यह है कि इसराइल ने जिस तरह से गाज़ा के ऊपर हमले करने स्टार्ट किए हैं, उसमें गाज़ा में इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग की गई है। गाज़ा के बहुत से शहरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। गाज़ा में भारी तबाही देखने को मिली है। लेकिन ये शुरुआत हमास ने इस बार की, जब हमास ने एंट्री करते हुए इसराइल के ऊपर लगातार ब्लास्ट किए, रॉकेट्स दागे, और ये पता लगा कि इसराइल की जो नॉर्मल स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि अपने वो बॉर्डर पे, जो आपका बॉर्डर का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर वो बार्ब्ड वायर और AI और कैमराज, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस इक्विपमेंट लगा के रखती थी। और जो वहाँ से रॉकेट्स फायर होते थे हमास के द्वारा गाज़ा से, उनको रोकने के लिए इसराइल के पास आयरन डोम नाम की एक टेक्नोलॉजी थी, जिसके तहत वो सभी मिसाइलों को हवा में ही रोककर उन्हें निस्तो नाबूद करने सकने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अब बात ये हुई कि जो ये आयरन डोम का प्रोग्राम, अगर मिसाइल आ रही है तो ये आके उसको वहीं आसमान में ब्लास्ट करके शहर पे गिरने से पहले ध्वस्त कर देता है। अब मुद्दा ये है, ये सब तो था, लेकिन जब टनल बनाकर और टनल के थ्रू जब सिपाही बाहर निकले इसराइल के,
ऐसे टनलों के थ्रू जब इसराइल के ऊपर अटैक किए गए और जो गाज़ा के हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने टनल्स का सहारा लेकर बॉर्डर क्रॉस किया और लगातार कुछ लोगों ने सीमा को तोड़ा और सीधा पहुंच गए, तो वहाँ ये पता लगा कि ग्राउंड पर आर्मी होनी कितनी ज़रूरी है। ग्राउंड आर्मी अगर नहीं होगी तो आपकी टेक्नोलॉजी और आपका डिफेंस इक्विपमेंट एक पॉइंट तक ही आपको सपोर्ट कर सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ। इसलिए इसराइल को एहसास हुआ कि उसको ज़रूरत है अपनी फ़ौज की संख्या बढ़ाने की। तो लोगों की उम्मीद थी कि शायद वो 50,000 या 1 लाख लोगों को मिलिट्री में हायर इन करेंगे, पर 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को बुलावा देना एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये नंबर शायद बहुत बड़े नंबर के साथ एक बड़ी तबाही की उम्मीद कर सकते हैं हम कि गाज़ा में होने वाली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये इतने सारे लोग जब इसराइल ने गाज़ा पे अटैक के लिए बुलाए हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लेवल पे वहाँ पे अब हम तबाही का मंजर देख सकते। जानते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो आगे कहाँ जाता है। आई होप शांति प्रिवेल करे। आप सभी का भी ज्ञानकोश देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।